देखो, छोटा सा एक सवाल मेरा ये रहेगा। आपने बोला कि देश की संसद भी बदल दी मोदी जी ने, तो आपको शायद पता नहीं, देश की संसद जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो पुरानी हो गई थी, इसलिए नई बनानी पड़ी। अंग्रेजों जो सी चीज बनाई थी वो सारी ये खत्म करेगा। देश में रेलवे भी अंग्रेज दे गया था, मोदी जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार भाजपा सरकार। 200 भी नहीं आ रही। सच्चाई है, मैं 6 स्टेटों में जाके आया हूँ। इंडिया गठबंधन जीते या फिर भाजपा सरकार जीते, देश की मुख्य जो 5-4 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं हैं, वो क्या है? क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, देश के हर कोने में आप पहुंचते हैं और एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, समाज का भला चाहते हैं ना। आम आदमी की बात सुनते हैं, आम आदमी को देखते हैं, समाज में आम आदमी की तरह रहते हैं आप। तो उस नजरिए से मैं जानना चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश उर्वशी, रणजीत सिंह चौटाला, उनमें से किस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है और क्यों अच्छा आपको लगता है उनका व्यक्तित्व? इसने कहा था, मैं जब ये संसद बन के आया, संसद की सीढ़ियों के ऊपर माथा टेका, वो संसद ही बदल दी। इसने संविधान को माथे पे लाया था। आज इसके सांसद कह रहे हैं कि अगर हमारा 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। और एक बात और नहीं बताऊंगा, आपने बहुत से साथी मेरा पे सवाल भी पूछे हैं, SC-BC के भाई ज्यादातर आरक्षण की बात करते हैं ना, आरक्षण के विरोध में बोलने वाले जो साथी हैं, उनकी सोशल मीडिया का जमाना, उनकी प्रोफाइल काट के देख लो, वो कौन मिलेंगे? सारे के सारे RSS के लोग हमारा जो दबा कुचला वर्ग को आरक्षण दे करके हम बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए देश ने एक नीति बनाई, उसको भी बदलना चाहते हैं। ये लोग किसी को देख के ही राजी नहीं, तो बिल्कुल बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने देश का तिरंगा नहीं माना 40 साल तक। इन्होंने अपने देश का संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये अपने देश को संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं ही नहीं मेरे भाई। ये तो एक विशेष वर्ग के हाथ में पता नहीं चला। 2014 से पहले बहुत से लोग RSS के बारे में जानते ही नहीं थे कितना खतरनाक संगठन है। ये तो जहर उगल के वोट लेते हैं, एकता की बात नहीं करते, तोड़ने की बात। अब देखो, छोटा सा एक सवाल मेरा ये रहेगा। आपने बोला कि देश की संसद भी बदल दी मोदी जी ने, तो आपको शायद पता नहीं, देश की संसद जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो पुरानी हो गई थी, इसलिए नई बनानी पड़ी। अंग्रेजों जो सी चीज बनाई थी वो सारी ये खत्म करेगा। देश में रेलवे भी अंग्रेज दे गया था। देश को एकीकरण भी अंग्रेजों ने किया था। हालांकि बाद में रियासतें तोड़ करके देश के अंदर पटेल जी ने मर्ज करवाई, मगर एकीकरण भी देश ने करवा था। देश के टुकड़े करेगा मोदी? नहीं, पुरानी होगी जैसे कोई चीज। अब मान लो आपका अगर मकान पुराना हो गया, आप भी तो अपना मकान बदलते हैं ना। अब वहाँ पे राजनेता जाते हैं, देश की सबसे उच्च कोटि की जगह मानी जाती है, देश की सर्वप्रथम जगह जो है संसद को माना जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके मकान में अगर जैसे कोई पुरानी चीज हो गई है, कोई ऐसा लगता है कि दीवार गिरने वाली है, फिर दिक्कत होने वाली है, मतलब आप भी तो मकान बदल देते हैं, तो उन्होंने संसद बदल दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? संसद अगर उस तरीके से बदलते जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, जर्जर हो रही होती, तो हम मानते। आज भी मोदी जी पुरानी चीजों को, इतिहास को समाप्त करके इस देश के लोगों को अनपढ़ रख के एक चीज करने में लगे हुए हैं। देश का इतिहास भी बदल रहे हैं कि सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद, मोदी जी का शासन आने के बाद ही देश आजाद हुआ। अभी एक या क्या नाम है, सांसद का चुनाव लड़ रही है, इन्होंने हिमाचल से टिकट दे रखी है, कि अभिनेत्री है, वो कहती है, नाम भी बता दीजिए। अरे वो क्या, कंगना रनावत। वो कहती थी देश ही 2014 में आजाद हुआ। हाँ, ये बात कहती हुई नजर। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। हमारी नजरों में तो देश उस दिन आजाद हुआ था जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी। देश उस दिन आजाद हुआ था 1947 में, जिस दिन हमारे को सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। हम अपनी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए। सही मायने में तो देखा जाए तो देश आज भी आजाद नहीं है, क्योंकि मजदूर किसान की आवाज आज भी ऊंची नहीं हो रही है। मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी फसल का हक नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि मजदूर किसान परेशान है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देश आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं है? देखिए, वो हमारा देश अंग्रेज बहुत ज्यादा बर्बाद करके गए थे, और उस खड्डे से निकलने के लिए देश काफी मेहनत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी कोशिश हम कर रहे हैं, और अगर ईमानदारी से कोशिश की जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में आज एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ग, बोलने की आजादी हमारी मोदी जी छीन रहा था, इसीलिए तो ज्यादा रोड़ा होगा। कोई भी वर्ग आज अपनी आवाज उठा सकता है। जो जिस वर्ग के ऊपर आवाज उठाई बीजेपी ने लाठियां मारी, इसलिए तो हम इसको हरा रहे हैं कि सारे के सारे वर्ग अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने आंखों के लिए बोल सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमारे को अधिकार दे रखे हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता
तक किसान मजदूर की आवाज को देश की मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए देश लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है जल्दी हमारा देश उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आपने काफ़ी सारी बातें ऐसी बता दी हैं जो शायद मोदी जी भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अगर ये मोदी जी वीडियो देखेंगे। लेकिन कुछ विशेष बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया गठबंधन जीते या फिर भाजपा सरकार जीते, देश की मुख्य जो 5-4 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं हैं, वो क्या है? क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, देश के हर कोने में आप पहुँचते हैं और एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, समाज का भला चाहते हैं। देखिए, देश की मुख्य मांगे, सबसे पहले हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक वर्ग खड़ा हो गया बेरोजगारों, बहुत बड़ी मांग है। बहुत जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहिए आने वाली सरकार ने। हमारे देश के अंदर लगभग 10 करोड़ बेरोजगार है, बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर एक ऐसा खेल खेला जाता है, जब किसान की कोई फसल आती है उसको बाहर से उसी चीज को मंगा करके किसान के रेट पिटवा दिए जाते हैं और फिर बाद में वो चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं स्टोरों में जाने के बाद। महंगाई से निजात दिलानी चाहिए, बेरोजगारी से निजात दिलानी चाहिए, किसान की फसल की दुर्गति ना हो, एमएसपी के ऊपर गारंटी चाहिए, मजदूर को लगातार मजदूरी देने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ा करके इनको लगभग सारी साल काम दिया जाना चाहिए और लगभग 600 रुपए के लगभग इनकी मजदूरी हो, ताकि ये भी गरीब अपना गरीबी से अपना ऊपर उबर सके, अपने बच्चों को बढ़ा सके। देश में शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में हमारी और सी बहुत सी समस्याएं हैं जो मूलभूत ढांचा हमारा उसको खड़ा करते हुए देश का सबसे पहले ध्यान एक गरीब जो दबा कुचला वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए होना चाहिए। ये हमारी देश की प्राथमिकता होगी। अब हमारी गाड़ी दिल्ली से हरियाणा की ओर हम मोड़ के लेके चलते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की बातें बहुत हो गई हैं और हरियाणा के उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर हम बैठे हैं। जयप्रकाश जेपी जी कांग्रेस से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला जी भाजपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में भी बात करते हैं, इनका माहौल कैसा चल रहा है और हरियाणा की राजनीति के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने बताया कि भाजपा का विरोध किया जा रहा है, किसान संगठनों ने कहा है कि विरोध करो, और विरोध करने का तरीका किसानों का वही पुराना तरीका है। पुराने तरीके से वो जहाँ भी भाजपा के नेता आते हैं तो वो झंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आप आंदोलन करते हैं कि सरकार के प्रति, जब भी आंदोलन करते हैं सरकार से आप सवाल पूछते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे गाँव में कोई भी प्रत्याशी आए भाजपा का, तो किसानों को झंडे दिखाने की बजाय उनसे माइक लेकर के या फिर अपना खुद का माइक लेकर के उनसे सीधे सवाल पूछने चाहिए कि आपने देश के लिए क्या किया है? क्योंकि झंडे दिखाने से शायद मेरे को लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे तो देश की मीडिया में भी ये बात चलेगी और हर जगह ये बात चलेगी और किसान की आवाज भी मजबूत होगी। हमने सवाल पूछने का प्रोग्राम ही रखा था, उस अभियान का नाम था हिसाब दो जवाब। उसके अंदर मुद्दे रखे थे एमएसपी की गारंटी का कानून, जब किसान मांगता उनको लाठियां क्यों मारी जाती, लखीमपुर के शहीदों को न्याय क्यों नहीं मिला, 16 लाख करोड़ रुपए अपने साथियों के माफ कर दिए, किसानों का क्यों नहीं, सरपंचों को लाठियां क्यों मारी, आंगनवाड़ी महिलाओं को लाठियां क्यों मारी, आपका बेरोजगार को लाठियां क्यों मारी, यही सवाल थे। मगर जब हम सवाल पूछने के लिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां माहौल ऐसा खड़ा कर देते हैं कि सवाल पूछने की बजाय हमारे किसानों की भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और भला बुरा कहने से हमने एक ये भी प्रस्ताव पास किया था कि हम सवाल पूछने जाएंगे, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हम उनके साथ बहस नहीं करेंगे, दूर हट करके बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और अपने पोस्टर लहराएंगे, ताकि पूरे देश के अंदर पता चले कि ये सवालों का जवाब देने की बजाय सवालों से भाग रहे हैं और अगर ये सवालों से भागेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। हम विरोध करने कभी गए ही नहीं, हम सवाल पूछने ही जाते। दूसरी बात है, अब हमने वो सवाल पूछना बंद कर दिया। अब तो हमारा ध्यान ये है ज्यादा से ज्यादा गाँव में मीटिंगें करके, ज्यादा से ज्यादा अपने किसान कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करके, और जो भी बीजेपी को हरा रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैं पहले ही बोल चुका हूं 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, इसलिए हम जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट देकर के बीजेपी को सजा देने की बात कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी है, वहां हम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कह रहे हैं इसको वोट देकर के जिंदल को हराइए। तो ये अब तो हमारी मीटिंगें चल रही है, अब हमने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। अब हम हमारे क्षेत्र की बात करना पसंद करेंगे सुरेश जी। हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो है जयप्रकाश जेपी जी। इन दोनों के बीच में जो है कड़े टक्कर है, मतलब यूं मान लो कि कड़ा मुकाबला है और इन दोनों की ही टक्कर है। तो इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में आप, मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा जानते होंगे, देश की जनता से ज्यादा
जानते होंगे। सबसे पहले रणजीत सिंह चौटाला जी के बारे में बताइए, उनका व्यक्तित्व कैसा है और भाजपा में जाना आपके लिए मतलब कैसा रहा, मतलब आप उनका भाजपा में जाना आप किस नजरिए से देखते हैं? हमने कहा कि वोट अब की बार हम हराने के लिए दे रहे, ना पार्टी देख रहे ना कैंडिडेट देख रहे। चाहे रणजीत छोड़, जो एक हवा में सवाल कर दो, अगर बीजेपी से जयप्रकाश होता तब भी हम विरोध में हो। तो जयप्रकाश जेपी जी तो एक मिनट, अगर बीजेपी से जयप्रकाश होता तब भी हम विरोध में हो। कांग्रेस से रणजीत होता तो हम उनको कह रहे होते कि इसको जिताइए। हम कैंडिडेट और पार्टी देखने की बजाय बीजेपी का विरोध कर रहे हैं मेरे भाई, समझो इस बात को। मैं समझ रहा हूँ, हमने व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये एक आम आदमी के नजरिए से सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब आप किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हालांकि आप भी आम आदमी है ना, आम आदमी की बात सुनते हैं, आम आदमी को देखते हैं, समाज में आम आदमी की तरह रहते हैं आप। तो उस नजरिए से मैं जानना चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश वसीम, रणजीत सिंह चौटाला, उनमें से किस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है और क्यों अच्छा आपको लगता है उनका व्यक्तित्व? एक मतलब किसान स्तर से दूर हटके हम सामाजिक बात हम करेंगे, थोड़ा बताइए इस बारे में। मेरे भाई, मैंने कहा मैं कैंडिडेटों के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक रणजीत की बात है ना, बहुत से साथी कहते बड़ा सोबर आदमी, बड़ा सभ्य आदमी। ताऊ देवीलाल की सरकार तोड़ा था, इसके पिता की सरकार तोड़ा था। कहाँ का अच्छा आदमी है? तो तेरा बाप का गलत तो नहीं पड़ता होगा, तेरा बाप तो नीचा दिखा होगा। कैसे तोड़ रहे थे वो सरकार? एक होटल में विधायक इकट्ठे करे थे जब ताऊ देवीलाल सेंटर में उप सेंटर में चले गए थे। एक वे इकट्ठे करके उनको मुख्यमंत्री बना था, खुद मुख्यमंत्री बना था देवीलाल की सरकार तोड़ के रणजीत सिंह। ये कहा का यार, अपने बाप की सरकार तोड़नी है ना अच्छा आदमी, बताओ लोग बिरणी कीजिए। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं पूछ लिए रणजीत ना जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से मैं ये सवाल? मेरे भाई, मैं सारी जिंदगी से पार्टी में काटी है इनेलो में। हाँ, उसने पूछ लिया रणजीत न जाएगा, ताऊ की सरकार क्या तोड़ा था। तो आपको जानते हैं रणजीत सिंह चौटाला? मुझे नहीं लगता, नहीं जानता, क्योंकि जब यू उसमें पार्टी में बाज गया जब हम बालक हुआ कर। नहीं, किसान नेता हैं आप, किसानों की बात करते हैं तो देश दुनिया जानती है, रणजीत सिंह चौटाला नहीं जानते होंगे आपको? मुझे तो नहीं लगता, मेरा संपर्क नहीं हुआ, कदर जानता भी होगा उतनी मेरा वो उस पर पूछो। मैं तो कदे मिला नहीं इसने जिंदगी में। फिर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ताऊ देवीलाल की सरकार तोड़ रहे थे, ताऊ के बेटे हैं वो। मेरे भाई, वो उस मौका में जवान हो रहे थे, सारी घटनाएं याद है यूं की यूं। जब ये चर्चा चली कि रणजीत सिंह ने बहुत से विधायक सम्राट होटल में इकट्ठे कर लिए, तो उस मौका भारत क्यों पूछा? जेपी भी उस मौका पार्टी में युवा का अध्यक्ष हुआ था, जेपी पूछ लिए, वो बता देगा सारे। जयप्रकाश जेपी जी ने तो ये बात नहीं की, मैंने 2 दिन पहले जयप्रकाश जेपी जी का इंटरव्यू लिया है। तो नहीं, इस वाले को नहीं कराया होगा, पूछ के देख लिए। पुराना जो इनेलो का लीडर हो, कार्यकर्ता हो, उस समय के मैं आपने बताऊंगा, या तो चौटाला परिवार तो पूछ ले किसी थे, सुनैना तो पूछ ले, नैना तो पूछ ले, अबे और तो पूछ ले, अजय ने पूछ ले, या संपत सिंह ने पूछ ले, जेपी ने पूछ ले, सबने बिरा। तो आपने रणजीत सिंह चौटाला पे तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन एक आरोप गांव कोसकला में जयप्रकाश जेपी जी पे लोग लगाते हैं, उसके बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा। 20 साल पहले जब वो यहाँ से चुनाव लड़ा था एमपी का जयप्रकाश जेपी ने, तो गांव कोसकला में 51,000 रुपये बोल के गए थे कि 51,000 रुपये मैं दूंगा जैसे ही मतलब मैं बनूंगा, या फिर बनूंगा ना बनूं, लेकिन 51,000 रुपये मैं यहाँ लाइब्रेरी के लिए दूंगा। तो अभी तक वो 51,000 रुपये नहीं पहुंचे। क्या इस बात में सच्चाई है? इस डाल की झूठ तो जेपी बोल दिया बोल दिया कर बोल दिया। तो रणजीत क्या जयप्रकाश जेपी ने ऐसी बात कही थी? ये तो मैं बताऊं जिन भाइयों ने करी, बाकी भाई हो तो इस डाल की तो कई काम हम पा जाएंगे, लेकिन हमने कैंडिडेट वो नहीं देखना, हमने तो भाई बीजेपी रानी। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि हिसार लोकसभा में अगर आप झूठे प्रत्याशी को चुन के संसद में भेजेंगे तो वो हिसार लोकसभा का भला कभी नहीं चाहेगा? अरे ना तो पहले हमारे सोने के मंडेरे करे ना, इस तो उम्मीद हमने तो सजा देनी है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। हमने देश बचाना है पहला, फिर देख लेंगे इसने उल्टे काम करेगा तो हमारा झंडा डंडा खोप है।